हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बारी है। एटॉमिक फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। आज प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में पूछे गए सवालों की बारी है, जहाँ पर पुराने सवाल भी इंपॉर्टेंट है और जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है अभी 3-4 सालों के क्वेश्चंस वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पुराने सवाल की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि टॉपिक तो वही है। तो जेई का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल सकता है, पर जो मेंटालिटी है क्वेश्चंस की वो नहीं बदलेगी। तो क्वेश्चन पुराने भी इंपॉर्टेंट, नए भी इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल आज का दिन ये है कि हम कुछ पुराने क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर पूछे गए पुराने सालों के सवाल करेंगे, और अगले सेशन में हम रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो कहानी शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, एटॉमिक फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन देखें। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 एंगस्ट्रॉम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो भी डेटा दिया जाए उसको आप पकड़ के चलिए, वहीं से काम चलने वाला है। 800 एंगस्ट्रॉम्स का वेवलेंथ है और 700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है। व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट्स इज फाउंड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जीज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल बात है कि 800 एंगस्ट्रॉम की जब लाइट डालते हैं और 700 एंगस्ट्रॉम की लाइट डालते हैं तो 1.8 और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ऐसे लिखना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह कि एच सी बाई लेमडा वन बराबर वर्क फंक्शन, पहले फर्स्ट का लिखें और फिर लिखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1, ये लिख लें। ठीक है, ध्यान रखें। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला बनाए दूसरे केस का, एच सी बाई लेमडा टू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। अब क्या करना चाहिए? अब कुछ भी खास बात नहीं है। हमें पता है कि पहले वाले सीन में 800 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली गई है, दूसरे वाले केस में 700 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली गई है। तो यहाँ हम 800 एंगस्ट्रॉम लिख लें और यहाँ पे 700 एंगस्ट्रॉम लिख लें। ठीक, वर्क फंक्शन बदल जाएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब बात ये आती है कि जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन 1 2 अलग अलग हैं या नहीं हैं। तो गौर से देखो, फॉल ऑन, सवाल पढ़ना, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम एंड इतने एंगस्ट्रॉम व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन हाइड्रोजन एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट्स। हाइड्रोजन एटम ही है, एटम नहीं बदला है। अगर नहीं बदला है तो इसका एक ही मतलब है कि वर्क फंक्शन जो है W1 W2 वो बराबर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लें, क्योंकि एटम का टाइप सेम दे रखा है तो वर्कडन 2 आर वेरी मच सेम। तो ये हो गया। अब हम ये कहें कि ये तो हमने इक्वेशन लिख ली, अब हम लिखें 1 से 2 को घटा दीजिए या 2 से 1 को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, डिफरेंस निकाल लीजिए। 1 से 2 को घटाइए, 2 से 1 को घटाइए। मान लो हमने 2 से 1 को घटा दिया, ये काम कर लिया। तो क्या लिखेंगे? एच सी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1, ये बराबर वर्क टन, ये वर्क फंक्शन कट जाएंगे और मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, लेमडा 1 लेमडा 2 को आप इधर से एलसीएम ले लीजिए। नीचे आएगा लेमडा 2 लेमडा 1, इधर आएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। अच्छा, ये लेमडा 1 लेमडा 2 में लेमडा 1 बड़ा था, लेमडा 2 छोटा था, इसीलिए 2 को 1 से माइनस किया है, बिल्कुल इसीलिए किया है ये। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं, सी को नीचे भेजो, बाकी सबको ऊपर भेजो। एच की वैल्यू देखो क्या लिखी जाएगी, ke2 माइनस ke1 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू सी और मल्टीप्लाइड बाई लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। अब आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, ke2 भी गिवन है। यहाँ पे ke2 की जो वैल्यू है वो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हुआ करती थी। उसको 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें, क्योंकि सारी दूसरी क्वांटिटीज़ जूल में ही हैं, मतलब एसआई में है। इसको क्या लिखें? 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये ke1 ke2 हैं। लेमडा 1 की वैल्यू 800 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर, सब एसआई में ले आइए। लेमडा 2 की वैल्यू 700 इंटू 10⁻10 मीटर्स है। और सी की वैल्यू तो सबको पता है कि
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो जूल के एच की वैल्यू आएगी, एच कौन है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जूल सेकंड में आने वाली है, क्योंकि आपने सब कुछ एसआई में कन्वर्ट कर लिया है। और एसआई वाली जो वैल्यू है वही आपको याद होती है जनरली। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लेक्चर के दौरान पढ़ा तो देते हैं पर बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो जो याद है उसी के हिसाब से काम सोल्यूशन का बचा है। जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ध्यान रखें कि जब आप ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे तो हो सकता है कि जो आपका आंसर है वो स्टैंडर्ड आंसर से मैच ना करे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो h की वैल्यू है, जब आप इन सारी वैल्यूज़ को वहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6.5 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बच्चा क्या करता है, 6.63 करके याद कर लेता है और उसके बाद वही आंसर लिखाता है। आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो उसमें आंसर वो माना जाएगा जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, आंसर ये आएगा। बाकी सॉल्यूशन का पार्ट बचा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखें आप। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक बोर एटम इज 4 रेडबर्ग्स। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हम किसी एटम को उसके ग्राउंड स्टेट से उसके इन्फिनिटी स्टेट तक ले जा रहे हैं, यानी n बराबर 1 से लेके n बराबर इन्फिनिटी तक लिए जा रहे हैं। और जब n बराबर इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड हो जाएगा और वो एटम जो है आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी हमने, वो भी 4 रेडबर्ग्स है। ठीक, हम लोग लिखें ई आयनाइजेशन और इसकी वैल्यू 4 रेडबर्ग्स है। ठीक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक, इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग ए पार्ट को निकालना है। सबसे पहले तो कुछ खास बातें कर लीजिए। क्या देखें, आयनाइजेशन एनर्जी की बातें। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इन्फिनिट लेवल से हम ग्राउंड लेवल की एनर्जी को माइनस कर दें तो जो एनर्जी आएगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और आयनाइजेशन एनर्जी का सोचो अब, एनर्जी लेवल में एनर्जीज के फॉर्मूला क्या होते हैं उसको याद कर लो। एनर्जी का फॉर्मूला, nth स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है Z² R फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट hc/n²। ठीक है, आप इस वैल्यू को देखें, जब आप इस वैल्यू में 1 डालेंगे यहाँ पर तो सिर्फ ऊपर वाला फैक्टर बचेगा और इसकी जगह आप इन्फिनिटी डालेंगे तो सारी कहानी 0 हो जाएगी। तो ई इन्फिनिटी के लिए आप वैल्यू डालेंगे 0, ठीक है, और माइनस, और ई एन के लिए वैल्यू लगाएंगे Z² RCH/1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस। ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में होती है टोटल एनर्जी, तो हमने टोटल एनर्जी को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, ये और इसकी वैल्यू जो है वो 4 रेडबर्ग्स है, तो हमने लिखा 4 रेडबर्ग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात और समझें कि कहानी क्या बचती है, समझो। ये जो Z² RCH है इसकी वैल्यू हो गई है 4 रेडबर्ग, और जब मैंने यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताए थे RCH जो है इसको रेडबर्ग एनर्जी बोला जाता है। तो अगर RCH को मैं नीचे ले जाऊं तो ये RCH मिलकर अपने आप में पूरा एक रेडबर्ग बनाता है, यानी कि Z² की वैल्यू 4/1, ऊपर भी रेडबर्ग और नीचे भी रेडबर्ग, क्योंकि RCH की वैल्यू जो है वो एक रेडबर्ग के बराबर होती है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, रेडबर्ग से रेडबर्ग कैंसिल, Z की वैल्यू आ गई 2, यानी एटॉमिक नंबर 2 है जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं। अगर इस भाई साहब का एटॉमिक नंबर 2 है तो ये आदमी कौन है, ये हीलियम एटम है, और हीलियम प्लस कर लेते हैं, हीलियम +2 कर लेते हैं, A+1 कर लेते हैं, सॉरी। अब ए पार्ट में बोल रहा था कि हमने पहचान तो लिया कि एटम कौन सा है, कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाने में कितनी एनर्जी लगेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें लिखना चाहिए E2 - E1 इस वाले के लिए, और फॉर्मूला हमारे पास है -Z² RCH/n²। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पे ये n2 स्क्वायर होगा, ये n1 स्क्वायर होगा। तो इसकी जगह क्या लिखें, माइनस बाहर 2 का स्क्वायर आर सी एच बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आर सी एच बाई 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं। आर सी एच को रिडबर्ग में रहने दो, है ना, अभी आर सी एच को आर सी एच रहने दो। तो देखो क्या लिखा गया, 2 से 2 कट गया तो बचा माइनस आर सी एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 आर सी एच, यानी मेरे पास बचा 3 आर सी एच। और आर सी एच अपने आप में क्या होता है, ये तो एक रिडबर्ग होता है, क्योंकि सवाल के अंदर यूनिट ऑफ एनर्जी रिडबर्ग में दे रखी है, तो मैं इस डेल्टा ई को लिख सकता हूँ 1 नहीं 3 रिडबर्ग, 3 निकला है ना, 3 रिडबर्ग, डेल्टा ई बराबर 3 रिडबर्ग है, और बड़ा सिंपल है, कुछ खास उसमें चमत्कार नहीं है। डेल्टा ई बराबर 3 रिडबर्ग। तो हमने ये तो निकाल लिया कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी। देखो क्या कह रहा है पहले सवाल के अंदर, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की बातें होने लग गई हैं, ठीक। ये तो एनर्जी चाहिए होगी 3 रिडबर्ग के बराबर, और फिर वो कह रहा है कि कितनी वेवलेंथ चाहिए होगी। तो हम इस एनर्जी को डेल्टा ई को अगर इक्वेट कर दें एच सी बाई लेमडा से, तो आसानी से निकल आएगा कि कितना लेमडा चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखो लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एच सी बाई 3 रिडबर्ग, बिल्कुल सत्य है। अब क्या करें, एच सी की वैल्यू डालें और रिडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू डाल दें, आंसर। लेमडा की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 3 इंटू रिडबर्ग की जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, ठीक। रिडबर्ग एनर्जी की, नॉट रिडबर्ग कांस्टेंट की, आर की नहीं, आर सी एच की वैल्यू डालनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻18, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। अच्छा, ये निकाल ली। अब यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा सॉल्व कर लीजिए। अभी फ़िलहाल तो हमने जो सॉल्व किया है वो एसआई में हो रहा है, आप इसको मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगली स्टोरी क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम गिवन दैट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गौर से देखो कि एक रिडबर्ग की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, फिलहाल अगर दे रखी है तो बहुत ही अच्छा है, आसानी से आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि इस एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1 की रेडियस क्या है, यानी r1 निकाला है। मेरे पास जगह कम है तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि इधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इस हिस्से को, ठीक है, और r1 निकालने की यहीं से कोशिश करता हूँ। r1 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, r का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, r1 की वैल्यू अगर नहीं भी याद है तो याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू ऐसे 1/z, ठीक। ये हिस्सा जो है आप देखो तो ये हिस्सा ए नॉट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बोर रेडियस, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और इसकी वैल्यू 0.53 होती है। अब फिलहाल ये 0.53 ना बोल के 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स दे दी है इन्होंने सवाल के अंदर, और इंटू जेड की वैल्यू तो हमारे पास 2 लिखी हुई है क्योंकि हम लेके आए हैं अभी की हीलियम का एटम है, तो मेरे पास 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स हुआ करती है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम आसान। तो आर का फॉर्मूला लगाना तो कोई चमत्कारी सवाल नहीं था, आसानी से हो सकता है। चौथा सवाल देखें, अ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज हाइड्रोजन लाइक विथ एटॉमिक नंबर 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाइड्रोजन लाइक बन ही जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन थे 2 निकाल दिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। लिथियम की बात कर रहे हैं, जेड की वैल्यू 3 है। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द लिथियम +2 आयन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट पार्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में जाना है, यानी n बराबर 1 से n बराबर 3 के बीच में ट्रांजिशन अपने को करना है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मेरे हिसाब से जो ई का फॉर्मूला होता है अगर उसको याद कर लो तो होता है माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच बाई एन स्क्वायर। तो हमें कहाँ जाना है, हमें तो जाना है फर्स्ट से थर्ड में। फर्स्ट से थर्ड में जाने का मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको E3 माइनस E1 कर लो, जो डिफरेंस आएगा वही एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच बाई एन टू स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से ले जाना था। तो ये हो गया काम। क्या किया जाए, कुछ नहीं, जेड स्क्वायर आर सी एच बाई 9 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया जेड स्क्वायर आर सी एच बाई 1। ठीक है, अब आप क्या करें, जेड स्क्वायर आर सी एच कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 9 बना लीजिए, तो ये वैल्यू बनेगी जेड स्क्वायर आर सी एच और 8 बाई 9। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको आर सी एच की वैल्यू याद होनी चाहिए, रिडबर्ग एनर्जी होती है, रिडबर्ग एनर्जी की वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, तो जेड स्क्वायर लिख लीजिए, जेड की वैल्यू हमें पता है कि ये 3 है, इधर पुट कर दीजिए तो बन जाएगा 9। आर सी एच की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ध्यान रखें, इंटू 8 बाई 9, और क्योंकि 8 बाई 9 नंबर है और 9 भी एक प्योर नंबर है तो एनर्जी जो है इस 13.6 का ही यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 9 से 9 कट गया तो हमारे पास बचा 8 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैच कर लीजिए कहाँ से आंसर मैच हो रहा है, आंसर। ठीक, दूसरा पार्ट देखें इसका क्या है। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द अबव एक्साइटेड सिस्टम। कितनी स्पेक्ट्रल लाइनें निकल सकती हैं, ये बात बतानी है। अच्छा, एक चीज़ क्या निकाला है मैंने तो अभी सिर्फ एनर्जी निकाली है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड। अच्छा, वेवलेंथ की बातें भी पूछ रहा है, तो भैया ये डेल्टा ई है, तो चलो वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। तो इस डेल्टा ई को एच सी बाई लेमडा के बराबर कर दें, तो जो लेमडा इसके करस्पॉन्डिंग आएगा वही लेमडा हमारे काम का होगा। तो हम क्या करें, लेमडा की वैल्यू क्या लिखें, एच सी बाई डेल्टा ई। एच सी की वैल्यू भी कुछ डाल दें और डेल्टा ई की वैल्यू डाल दें। एच की वैल्यू हमें पता है, हाँ, डेल्टा ई की पता है, बिल्कुल पता है। गौर से देखो, एच सी की वैल्यू 12400 लिखते हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू 8.8 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। तो जो भी एंगस्ट्रॉम, जो भी आंसर आता है वो सारा एंगस्ट्रॉम में आता है, ध्यान रखें। एच सी की वैल्यू 12400 डालें और एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालें, तो लेमडा अपने आप एंगस्ट्रॉम में आएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। अगला सवाल पूछ रहा है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स पॉसिबल हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, हमें ले का जाना है फर्स्ट से थर्ड में, और थर्ड से जब फर्स्ट में वापस आएगा तो क्या होगा, गौर से देखो, 3 लाइनें बनाओ, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, और इनमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं उसका बिल्कुल सीधा सा नमूना है कि थर्ड से हम डायरेक्टली फर्स्ट में गिर सकते हैं, हम थर्ड से सेकंड में गिर सकते हैं, और सेकंड के बाद सेकंड से फर्स्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 3। इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर बच्चा डायग्राम बना के करता है तो उसको फील ज़्यादा आता है। और इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ n माइनस 1 बाई 2। n क्या है, जिस एनर्जी स्टेट से हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम दे रखा है और एनर्जी दे रखी है इतनी, तो हमें नंबर ऑफ शेल निकालनी पड़ेगी, किस नंबर ऑफ शेल पे बैठा हुआ है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। एंगुलर मोमेंटम बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग होता था NH/2π। अगर हम नंबर ऑफ शेल किस ऑर्बिट में वो बैठा हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। तो n निकालना ही मेरा काम है। टोटल एनर्जी En का फॉर्मूला हुआ करता था बेटा माइनस टाइम्स जेड स्क्वायर आर सी एच बाई एन स्क्वायर। En की वैल्यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखी है, माइनस का z की वैल्यू तो 1 ही हो गई बेटा, और आर सी एच बाई एन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिए। अब आर सी एच को आप देखें क्या होता है, ये हो गया बेटा माइनस माइनस तो ख़त्म ही हो गया था, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आर सी एच की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। मैं यहाँ पे एन स्क्वायर लगा देता हूँ, एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13.6 बाई 3.4। ठीक, और इसमें भी ईवी इसमें भी ईवी कट गए।
आप इनको बेटे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 3.4 से इसको, तो आंसर आपके पास आएगा 4। आंसर आते ही 4 आपके दिमाग में बात आएगी n की वैल्यू 2 के बराबर। तो बिल्कुल सिंपल हो गया 2 के बराबर। देखो सवाल क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आते ही आपके तुरंत दिमाग में घुसेगा कि एंगुलर मोमेंटम हो गया है 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल यानी h/पाई। क्या 2h/2 पाई नहीं छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सत्य है, पर जितना सिंपल हो जाए उतना अच्छा। आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। अच्छा, क्या और भी आंसर h/2 पाई में ही लिख के आएंगे? देखो अगर आपके ऑप्शन h/2 पाई करके लिखे हों, ठीक ऐसा ही ऑप्शन लिखा हो तो यही सही है। और अगर ऐसा ना हो तो 6.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.14। आप इसको ऐसे सॉल्व करिए तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके किताब में दे रखा हो वैसे ही उसको पकड़ लीजिए। अगला सवाल, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम्स falls on aluminum surface and aluminum 4.2 electron volt of energy is required to remove electron from its surface। यानी कि जो वर्क फंक्शन है that becomes 4.2 electron volt। ठीक, what is the kinetic energy of electron volt in electron volt? The fastest and the slowest emitted photoelectrons। अच्छा, एक चीज़ समझना कि बी पार्ट जो स्लोएस्ट है उसका आंसर तो सीधा सीधा फिक्स्ड है कि स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी 0। जस्ट वो बाहर ही निकल पाया। स्लोएस्ट की तो सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी 0 कर दीजिए, स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ जाएगा। तो बी पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको काट देते हैं क्योंकि वो 2 मिनट में लग गया है। अब निकालते हैं फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमारे पास आंसर होता है hc/λ, ये फॉर्मूला है, माइनस hc/λ0 दैट इज इक्वल टू ke मैक्स। अच्छा, ये जो पूरी वैल्यू है वर्क फंक्शन की वो गिवन है, दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मैं hc/λ माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ke मैक्स लिख देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से hc/λ को देखो 12400। अगर मैं hc की वैल्यू ऐसी लेता हूँ और लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में लेता हूँ, ये 2000 एंगस्ट्रॉम लिखा था, तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, हम पहले भी कर चुके हैं। क्या आया ये आया के मैक्स। खत्म, खेल लीजिए, आंसर आपके सामने। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से काट, 2 0 यहाँ से काट दीजिए। ठीक, अब आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। 5 3 एंड 1, ठीक है, 6.2 बचा, तो आंसर आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर के मैक्स। के मिनिमम तो हमने देख ही लिया था, के मैक्स भी निकाल लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखें अगर एच वगैरह की वैल्यू डाल के आप करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी पड़ती हैं। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर लो भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है उसमें से हम ऐसे लिखते हैं कि EV0 बराबर के मैक्स। ठीक, अब ये जो है हमारा, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमने निकाला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये E है और ये V0 है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई? 2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अगला सवाल क्या पूछा इसी पार्ट में? अगला सवाल इस पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द एल्यूमिनियम। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? कट ऑफ का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है hc/λ0, और ये वैल्यू तो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। वर्क फंक्शन तो में दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc की वैल्यू अगर हम 12400 में रखें डिवाइडेड बाय 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, तो जो भी लैम्डा नॉट आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, गेट द आंसर, सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड
द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है सवाल के अंदर। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दे रखा है तो के मैक्स मुझे पता है, तो वी नॉट की वैल्यू इज गिवन एज 3 वोल्ट्स। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो के ई मैक्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं। तो मैं के ई मैक्स इस सिचुएशन में पता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस इन दिस मेटल एट फ्रीक्वेंसी इतना, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखी है। सिंपल सा आंसर है एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, इस हिस्से को वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी एच न्यू माइनस ई वी नॉट बराबर एच न्यू नॉट, एंड दिस इज योर वर्क फंक्शन। निकालना तो आपको वर्क फंक्शन ही है, एच न्यू नॉट। अब देखो एच न्यू नॉट को कैसे लिख सकते हो, देखना फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज लिखी हुई है। ठीक है, देखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक, 6 इंटू 10⁻15 ये एच न्यू हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ऐसे कर लीजिए 10⁻⁻19 जूल्स, ये वर्क फंक्शन हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास जूल में वर्क फंक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा भाई, क्योंकि हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक तो ये हो गया भाई, आ गया आंसर, निकल आया, सिंपल, इसमें था ही कुछ नहीं। ठीक है, अब जब वर्क फंक्शन एक बार आ गया तो वर्क फंक्शन के बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर क्या होगा, वर्क फंक्शन बाई एच। वर्क फंक्शन आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है, हर्ट्ज में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि थ्रेशोल्ड होगी। ठीक है, तो ये सवाल पूछा तो नहीं गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, लेकिन अगर आपको निकालना भी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन निकालने का सवाल था, वो हमने निकाल लिया है। सवाल की तरफ आए, सवाल देखें क्या लिखा है। कह रहा है कि अ 40 वॉट अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स of wavelength 2480 angstroms illuminates a magnesium surface placed 2 meter away. ठीक है, determine the number of photons emitted from the surface per second and the number incident on unit area of magnesium surface per second. ठीक है, the photoelectric work function for magnesium is इतना। ठीक, वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी है, कोई इशू नहीं है वर्क फंक्शन में, ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद द मैग्नीशियम सरफेस। मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो तो वर्क फंक्शन से निकलता है, लास्ट वाला पार्ट एच सी बाई लेमडा नॉट, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो गौर से देखो कि लेमडा नॉट की वैल्यू बन जाएगी बेटा एच सी बाई फाई। एच सी की वैल्यू आप 12400 डालें और फाई की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालें, तो जो लेमडा है वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको 12400 बाई 3.68 को, तो आपके पास वर्क फंक्शन की ये जो लेमडा नॉट है, इस लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेमडा नॉट की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3373 एंगस्ट्रॉम आने वाली है। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा, नो इश्यूज। अच्छा, ये तो हो गया भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं। पहली बात क्या है, सवाल शुरुआत से पढ़ते हैं। 40 वॉट का अल्ट्रावायलेट सोर्स है, वेवलेंथ है 2480 एंगस्ट्रॉम्स। अगर 2480 एंगस्ट्रॉम हमारी वेवलेंथ है फोटोन की, तो जो एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज एच सी बाई लेमडा। बिल्कुल सही बात, एच सी बाई लेमडा। आप इसको निकालिए एच सी बाई लेमडा को, तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 बाई लेमडा जो दिया है 2480 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने, और सारी वैल्यू जूल में आएगी क्योंकि हमने सब कुछ जूल में ले रखा है। ठीक,
आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समय बर्बाद ना करते हुए जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको स्किप करते हैं। तो ये वैल्यू 1 फोटोन की आएगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिख लेते हैं। ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हम लिख क्या रहे हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गई। अब मैग्नीशियम सरफेस 2 मीटर दूरी पर रखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और निकालते हैं, गौर से देखो। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का क्या मतलब है, समझना क्या मतलब है कि कुछ पावर पर सेकेंड की अगर बात होने लग जाए तो पर सेकंड जो पावर है वही एनर्जी हो जाती है, या एनर्जी है वही पावर हो जाती है। तो टोटल पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बराबर टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड। बिल्कुल सच बात है। पावर कितनी लिखी है, 40 वाट लिखी हुई है। एनर्जी कितनी लिखी है, 8 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 1019 फोटॉन्स पर सेकेंड। ऐसे लिखना चाहिए, फोटॉन्स लिखना था, एच लिख दिया। फोटॉन्स पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं। अब इतने फोटॉन्स पर सेकेंड है, पर ये तो चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, क्योंकि अगर पॉइंट सोर्स है तो जो फोटॉन्स निकल रही, लाइट निकल रही है, वो चारों दिशाओं में निकल रही है। चारों दिशाओं में निकलने का मतलब एक स्फेरिकल सिमेट्री में निकल रही है। और यहाँ सोर्स से किसी 2 मीटर की दूरी पर मेरी मैग्नीशियम की सरफेस है। ये कलर चेंज कर लेते हैं तो मैग्नीशियम शायद साफ दिखाई देगा। ये मैग्नीशियम की सरफेस है। तो ये सारे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, ये सारे के सारे इस पूरे स्फीयर में जा रहे हैं ना, हमारे पे तो नहीं आ रहे, हमारी मैग्नीशियम सरफेस पे। मैग्नीशियम सरफेस पे तो बहुत छोटे से आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें निकालना चाहिए कि इंटेंसिटी क्या है वहां पर। तो जो इंटेंसिटी है उसकी चर्चा करो। तो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है हमेशा पावर अपॉन एरिया होती है। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि कितने फोटॉन्स हमारे मैग्नीशियम सरफेस पे पड़ रहे हैं। मान लो टोटल फोटॉन्स है n, n की जगह स्मॉल n लिखना चाहिए, हमने स्मॉल n लिया है। स्मॉल n फोटॉन्स हैं, 4πr² में फैले हुए हैं। तो पर यूनिट एरिया तो इतने ही गिरे ना। तो यही फोटॉन्स हैं जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, ऐसे लिखना चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द मैग्नीशियम मेटल। ऐसा कैसे बोला? अब इसमें मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ मैग्नीशियम भी लिख लेना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का यूनिट एरिया दे रखा है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक यूनिट एरिया है तो इसको 1 कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बिकम्स टोटल फोटॉन्स, दैट इज 5 इंटू 1। देखिए क्या लिखा है ऊपर सॉल्व करके, 5 इंटू 1019 डिवाइडेड बाय 4π इंटू r²। और जो दूरी है ये मैग्नीशियम की वो 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी 9.95 इंटू 10⁻13 फोटॉन्स पर सेकेंड आने वाली है। ये हो गया भाई। अब इतने फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं, जितने फोटॉन्स पर सेकेंड गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड निकालना है ना, तो जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे किसी मेटल प्लेट पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, जिसको हम डब्ल्यू या फाई से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो एच न्यू क्या है? ये तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, माइनस डब्ल्यू। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन तो हम निकाल ही चुके थे ऊपर, याद करो। तो ये वैल्यू जो थी वो 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखी हुई थी, और वर्क फंक्शन 3.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो इसको 10⁻⁻19 इंटू 1.6 ऐसे कर लें तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व इट आपके पास के ई मैक्स की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 1.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
या फिर 1.32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जूल। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास के मैक्स की वैल्यू आएगी। नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, आपको सिर्फ वर्क फंक्शन दिया हुआ था, ये तो आपको पता ही था, सॉल्व कर लीजिए आंसर। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, ये वेवलेंथ क्या होगी, हम पहले ही निकाल चुके थे। आज की कहानी का आखिरी सवाल है, दैट इज हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई मीन्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम, बहुत कम वेवलेंथ है। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल इन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, कि जब ये वापस उसी में ट्रांजिशन करेगा तो कितनी लाइनें पॉसिबल हैं। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग्स देम, यू मे एज्यूम द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एज इतना। तो होती ही, उसमें क्या बता दिया इन्होंने, सिंपल वाली बात है। अगर नहीं भी बताएंगे तो हमें पता है कैसा है भाई। हमारा हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू तो 1 है। दूसरी बात, ये ग्राउंड स्टेट में था, यानी N1 की वैल्यू तो सीधी सीधी 1 है। उसके बाद इसको कहाँ पहुँचाया जाता है पता नहीं, N2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जो रेडिएशन यूज़ किया जाता है वो 975 एंगस्ट्रॉम का है। ये तो सिंपल बात है, पता है, चलो कोई बात नहीं। इतना पता है कि डेल्टा E बराबर hc/λ होगा। डेल्टा E क्या है, ये डिफरेंस इन एनर्जी है, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले जाने में कितनी एनर्जी लगी, ये है। ठीक, H की वैल्यू hc की वैल्यू c, λ सब कुछ ठीक है। अगर इसको 12400 रख दें और नीचे रखें 975, तो जो भी डेल्टा E आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं इसमें। हाँ अच्छा, अब एक बात और देखो, बहुत सिंपल सी है। क्या चीज़, कि मेरे जो फोटोन है इसकी कितनी एनर्जी निकल रही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको काटिए पीटिए, तो जो फोटोन की एनर्जी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, यानी कि लगभग आयनाइज करने वाला था ये, लगभग आयनाइज करने वाला था। अच्छा, अब इतनी एनर्जी तो हो गई, अब हम क्या करें, अब हम करें इस एनर्जी को En-E1 के बराबर डेल्टा E। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब En की वैल्यू याद कर लो, क्या होती है, माइनस Z² RCH/N², क्योंकि Z की वैल्यू 1 है और RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का RCH/N² माइनस का माइनस RCH/1² बराबर डेल्टा E। एकदम सिंपल है, देखें क्या लिखेंगे, माइनस RCH/N² प्लस RCH बराबर डेल्टा E। अब गौर से देखो, RCH को आप कॉमन ले लो तो 1 - 1/N² बराबर डेल्टा E बनने वाला है। डेल्टा E तुम निकाल भी चुके हो, इस बात को कभी मत भूलना। 1 - 1/N² बराबर डेल्टा E/RCH। डेल्टा E आपने निकाला है, डेल्टा E आपने निकाला है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सॉल्व करिए तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने यहाँ लिखा। RCH की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास RCH की वैल्यू भी पता है, वो भी पता है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। ठीक, कट गया। अब यहाँ से क्या करिए, 1 - 12.75 डिवाइडेड बाई 13.6 बराबर 1/N²। इस सेगमेंट को इधर लेके गए और इस पूरे सेगमेंट को उठा करके इधर लेके आए। ठीक है, तो 13.6 माइनस 12.75 बाई 13.6 बराबर 1/N²। यहाँ से आप देखिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से आपके पास 13.6 से घटाओ भाई, कितना बचेगा, 12.75। तो पहले तो वहाँ से 25 और फिर ये 6 का मतलब 0.85 डिवाइडेड बाई 13.6 बराबर 1/N²। तो जब N² की वैल्यू निकालोगे तो 13.6 डिवाइडेड बाई 0.85। आप इसको वॉल्व कर लीजिए, कुछ भी आएगा, मेरे हिसाब से आंसर 16 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट 16 आए ना आए, 16 के इर्द गिर्द गिरेगा। और क्योंकि हमें
इंटीजर वैल्यूज़ ही चाहिए, तो n की वैल्यू निकल आएगी 4। हम चौथे ऑर्बिट तक जा रहे हैं। ठीक, हम चौथे ऑर्बिट तक जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अब हम चौथे ऑर्बिट तक पहुँचे, तो ज़रा चौथे ऑर्बिट तक की ज़रा पिक्चर बनाई जाए। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, 4 है। 1 2 3 4। हम यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे वापस, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। तीसरा, हम यहाँ से यहाँ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशंस हैव बीन शोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो शो कर दिए गए। अब इसमें जो लेमडा मैक्सिमम होगा वो कब होगा और लेमडा मिनिमम कब होगा। मिनिमम लेमडा का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम लेमडा का मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी तब होगी जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा, यानी 4 to 3। 4 to 3 ट्रांजिशन में सबसे छोटी एनर्जी होगी तो लेमडा मैक्सिमम होगा, और 4 to 1 ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा तो लेमडा मैक्स होगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देंगी, ये तो आपके सामने बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें दिखाई दे रही हैं। 6 लाइनें आर पॉसिबल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान रखें, 4 to 3 में मैक्सिमम वेवलेंथ और 4 to 1 में मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। ये आईआईटी में पूछा गया एक अच्छा शानदार सवाल है, जो बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछा जा सकता है कभी भी। और जो मेंस के स्तर से तो मान लीजिए कि इसी तरह के डिसेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा लाइन emitted by a hydrogen like element is 0.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन emitted by सेम एलिमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए 1/λ की वैल्यू क्या होती है, वो होती है Z²R 1/n1² माइनस 1/n2², यही तो होता है। अगर हम के अल्फा लाइन की बातें करने लग जाएं तो के अल्फा लाइन के लिए मैं लेमडा को लिखूंगा लेमडा अल्फा, ताकि याद रहे कि के अल्फा की बात हो रही है। Z²R, और अल्फा लाइन का मतलब है हम A1 में रहे हैं, और के का मतलब के अल्फा की बात हो रही है। के का मतलब है कि हमारा ट्रांजिशन फर्स्ट स्टेट में हो रहा है, और अल्फा का मतलब 2 से हो रहा है, जस्ट ऊपर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2²। इसकी जगह मुझसे पूछा गया है बीटा के बारे में जानकारी दो, तो हम कहें फॉर के बीटा। फॉर के बीटा का मतलब 1/λ बीटा बराबर Z²R। के का मतलब हमारा ट्रांजिशन 1 में ही हो रहा है, और बीटा का मतलब ट्रांजिशन थर्ड स्टेट से हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको फर्स्ट बोलिए, इसको सेकंड बोलिए, और डिवाइड कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करोगे, वैसे आपको तुरंत दिखाई देगा कि ये जो लेमडा बीटा है ये ऊपर चला गया है, लेमडा अल्फ़ा और नीचे आ गया है। Z²R कट जाएंगे, और 1/1² माइनस 1/2² ऊपर, 1/1² माइनस 1/3² नीचे। तो इसकी वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1/1/9। यहाँ बचेगा 4 माइनस 1/4, 9 माइनस 1/9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/4/8/9, तो ये आ जाएगा 3/4/8/9। ये वैल्यू बनी 27/32। तो यहाँ से लेमडा बीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी लेमडा अल्फ़ा इंटू 27/32। लेमडा अल्फ़ा आपको सवाल में दिया हुआ है, लेमडा अल्फ़ा क्वेश्चन में दे रखा है। बस ख़त्म आंसर। और जो यहाँ पे लेमडा अल्फ़ा की वैल्यू पुट करिए एंड गेट योर आंसर। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं, अब अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है लेमडा अल्फ़ा तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2732 प्योर नंबर्स हैं, कट पिट के आए हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसकी यूनिट नहीं है, तो सीधा एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आ जाएगा। तो ये कहानी आज की ख़त्म होती है। तो 8-10 सवाल जो हमने किए हैं प्रीवियस ईयर की हैं, इसमें एटॉमिक फिजिक्स के अच्छे सवाल हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आता वाता नहीं है। तो अगर इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जेईई मेंस 2021 फरवरी वाले अटैम्प्ट में 100% एटॉमिक फिजिक्स का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं पिछले 3-4 सालों के किए हुए वो करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू, कल मिलेंगे।